इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच इंडिगो ने अपनी उड़ानों को लेकर घोषणा की है। सऊदी अरब के जेद्दा शहर से विशेष उड़ानें संचालित करेगी इंडिगो। रिलीफ ऑपरेशन के तहत फंसे हुए यात्रियों को इसके जरिए लाया जाएगा। 10 फ्लाइट्स का जेद्दा से संचालन होगा और सऊदी अरब के जेद्दा से विशेष उड़ानें इंडिगो शुरू करने जा रहा है। जो लोग वहां पर हैं और ये रिलीफ ऑपरेशन के तौर पर इसका संचालन होगा, जहां पर जंग में जो यात्री फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की तैयारी कितने पुरजोर तरीके से की जा रही है। जहां पर इंडिगो ने अपनी उड़ानों को लेकर इसकी घोषणा कर दी है कि जेद्दा शहर से वो स्पेशल फ्लाइट यानी विशेष उड़ानें जो है वो चलाएगी इंडिगो और उसके जरिए लोगों को वापस लाया जाएगा। क्योंकि कई लोग हैं जो अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं जिन्हें अपने घर लौटना है और जिस तरीके की परिस्थितियां विकास देखने को भी मिल रही है, परिवार वाले भी खास चिंतित हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों से लोग वीडियोस जारी करके वहां की कैसी परिस्थितियां वो बता रहे हैं। कई वीडियोस तो इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं जो देखकर ही इंसान भावुक हो जाए कि किस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ईरान में बंकर में परिवार पिछले 2-4 दिनों से फंसे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके की युद्ध की स्थिति में कि कैसे जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। क्योंकि एक तरफ तो आसमानी जंग लगातार जारी है, उन सबके बीच उड़ानों को उड़ाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। और देखिए 2 तरह की फ्लाइंग होती है इस समय। अभी जो फ्लाइंग हो रही है वो जो फ्लाइंग है वो अभी जो यात्री घूमने फिरने या बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे उनको निकाला जा रहा है। ये जब पूरे हो जाएगा तब उसके बाद सरकार ये विचार करेगी कि जो लोग वहां पर काम के सिलसिले में रहते हैं उनको कब निकाला जाए। तो अभी केवल उन लोगों पर फोकस किया जा रहा है जो घूमने फिरने गए थे या बिजनेस के सिलसिले में किसी मीटिंग के सिलसिले में बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और एयरपोर्ट्स पर हैं, होटल में हैं, उन लोगों को वापस लाने के लिए इस तरह की ये फ्लाइंग अभी शुरू हुई है। तो जेद्दा शहर से शुरू हो गई, अबू धाबी से और दुबई से 3 जगहों से भारतीयों को वापस लाने के लिए फ्लाइंग शुरू हो चुकी है। आसिफ रमीज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है टीवी पर आपका। लगातार जो फ्लाइंग है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि ऑपरेशंस हर तरफ से युद्ध को लेकर जारी हैं। ऐसे में ऑप्शंस क्या अवेलेबल होते हैं, किस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता है? आसिफ जी आवाज मिल रही है आपको? आसिफ जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल यही है कि किस तरीके से जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए, ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर? ये सवाल आपने मेरे से पूछा या? जी ओके, आई एम जनरल द्विवेदी। ठीक है। ओके, जब ऐसी हालात होती हैं तो इसमें 2-3 विकल्प होते हैं। सबसे पहले तो है कि किस तरह आप जो भी लोग फंसे हुए हैं इस जगह पे तो उनको पहले आप मैनेज कैसे करते हैं, यानी कि उनका ये जहां भी है वो तो उनकी मैनेजमेंट की बहुत ही एक अहमियत होती है। वो अपनी एम्बेसीज हैं जो अपने उधर दूतावास हैं वो इसको देखते करते हैं। दूसरा, आप एयरलाइन के साथ आपका मिलाप होता है कि कौन सी एयरलाइन है, कौन सी स्पेशल फ्लाइट्स है, तो वो दूसरा विकल्प होता है। और तीसरा ये होता है कि जब ये हालात सुधरे नहीं है या लंबे चलेंगे और उसमें कोई आप राहत नहीं दे सकते हैं तो तब आपको वहां ही उन देशों के साथ ही अपना बंदोबस्त करना होगा। तो अभी ये है कि एयर स्पेस तो बंद है पर कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरह जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं उनको उड़ाया जाए और साथ ही साथ जिनकी बहुत ही आवश्यक है, कोई मेडिकल रीजन है, कोई वैसे ही रीजन है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस प्रकार आप ये ऐसे क्राइसिस को आप हैंडल कर सकते हैं। तो इसका एक तो उस देश के साथ मिलाप बहुत आवश्यक होता है, अपने दूतावास के साथ मिलाप होना है और यहाँ अपने MA जो है वो ऐसे स्पेशल टास्क फोर्सेस होती हैं जो इसको हैंडल करती हैं। ठीक है द्विवेदी जी, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान का एक बड़ा दावा है। दुबई में एक इमारत को निशाना बनाया गया है। इमारत में अमेरिकी सैनिकों के होने का दावा किया गया है। शाही ड्रोन जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि कितना खतरनाक इसका निशाना होता है, उसके जरिए ये हमला किया गया है। और दुबई में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बार बार ये कहा जा रहा था कि अब वो दुबई की तरफ मुड़ चुका है ईरान, लेकिन ईरान का ये कहना है कि जहां जहां अमेरिकी एयरबेस हैं, दूतावास हैं और अब जिस बिल्डिंग पर भी हमला किया गया है वहां पर अमेरिकी सैनिक जो हैं वो उनके होने का दावा यहां पर ईरान की तरफ से किया गया और इसीलिए निशाना यहां पर बनाया गया है। द्विवेदी जी, लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें
दुबई एक सेंटर बना हुआ है, हालांकि दुबई की तरफ से अब इस पूरे मामले में किस तरीके का रिएक्शन आएगा ये ईरान के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है, क्योंकि वो इन तमाम देशों को भी अपने खिलाफ कर रहा है। बिल्कुल अंजना जी, ऐसे है कि जब युद्ध होता है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो आप जो मिलिट्री टारगेट्स हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट करते हैं, और दूसरा होता है जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या है कि इस समय जहां तक मैं अपना अंदाजा लगा सकता हूं कि ईरान की जो इतनी क्षमता नहीं है कि वो जो डिफेंस टारगेट्स हैं उनको टारगेट करे। तो उनका ये अभी है कि चलो डिफेंस को नहीं टारगेट कर सकते तो हम जो सिविल टारगेट्स हैं जैसे होटल्स हैं, कमर्शियल सेंटर्स हैं, मॉल्स हैं, वो उसको टारगेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक भय पैदा होता है पब्लिक में, जिसको कहते हैं फियर ऑफ साइकोसिस। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह पब्लिक को डराया जाए। और यही देखो जो कल जब वहाँ सिनागॉग में भी हमला हुआ, जेरूसलम में वहाँ उनके 9 इजरायलियों की मौत हो गई। तो ये एक टैक्टिक्स है। तो अगर आप मिलिट्री टारगेट्स को नहीं टारगेट कर पा रहे हैं तो आप सिविल टारगेट को टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक प्लान होती है, स्ट्रेटजी होती है। तो ये इस समय ईरान की स्ट्रेटजी है कि किसी न किसी तरह उस देश को नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे मिलिट्री टारगेट ना भी हो तो सिविल और कमर्शियल टारगेट पर भी वो फायर कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ हासिल हो सके। इकोनॉमिकली देखो, इसमें युद्ध में तो इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसकी बहुत अहमियत होती है। तो वो कमर्शियल सेंटर को हिट कर रहे हैं, और बाद में देखेंगे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी आएंगे ताकि वो तेल की जो यातायात है वो भी बंद हो जाए। तो ये सारे एक तो बंदी है स्ट्रेटजी के हिस्से हैं। और एक और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अच्छी खबर भी है। खाड़ी देशों में फंसे यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि खाड़ी देशों से भारत के लिए विमान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। आज से एयर इंडिया मस्कट से उड़ानें शुरू करेगी और मस्कट से राजधानी दिल्ली, उसके बाद कोझिकोड के लिए उड़ानें भरेंगी। तो वहीं मंगलुरु, मुंबई और तिरुचिरापल्ली के लिए भी उड़ानें हैं। पहली उड़ान सुबह 10:25 से यहां पर रवाना होगी। तो ये एक अच्छी खबर है। आसिफ जी, लगातार जो परेशानियां हो रही थी, किस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी? ये समझना होगा हमें कि ये एक विंडो है पर्टिकुलर जिसमें फ्लाइंग हो पाएगी। वॉर जोन है, वहां पर रेगुलर फ्लाइंग नहीं हो सकती। जो शेड्यूल्ड फ्लाइंग होती है कि जो दिन भर हर आधे घंटे पे 1 घंटे के लिए दुबई और मिडिल ईस्ट के लिए फ्लाइंग है, वो नहीं हो रही है। कुछ घंटों की विंडो है जो ईरान से, अमेरिका और इजराइल से बातचीत के बाद बनाई गई है, जिसमें भारत के लोगों को जो अभी वहां पर ट्रैवल कर रहे थे उनको निकाला जा सके। और ये विंडो 3-4 घंटे के बाद फिर से क्लोज हो जाएगी। तो आम लोगों को ये समझना होगा कि ये रेगुलर फ्लाइंग जैसी नहीं है। सिर्फ जो लोग वहाँ फंसे हुए उनको निकालने के लिए, और जो ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पर, जो रह रहे हैं, जो लोग वहाँ काम धंधे के सिलसिले में रहते हैं, उनको निकालने का सिलसिला अभी नहीं शुरू हुआ है। और देखिए ग्रुप कैप्टन, ये जो दिक्कत है अभी लंबी चलेगी ऐसा लगता है वॉर, और नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है। पूरे मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। उनको 1 करोड़ लोगों को निकालना एक बहुत ही हरकुलस टास्क होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल ईरान में रहने वाले लोगों के लिए, वहाँ पर फ्लाइंग करना तो अभी भी बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ईरान में हमारे 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ हायर एजुकेशन ले रहे हैं, मोस्टली मेडिकल में। अब एक मोटा आंकलन देता हूँ, एक हवाई जहाज जाएगा 250 पैसेंजर्स आ सकते हैं। 1000 बच्चों को निकालने के लिए ईरान से हमें 4 जहाज भेजने पड़ेंगे। अगर 10,000 बच्चों को लाना पड़ेगा तो 40 जहाज भेजने पड़ेंगे। असंभव। एक और दिक्कत क्या है, बहुत ही हाईली रिस्की विंडो है। अब ना सिर्फ हमें ईरान से परमिशन लेनी पड़ती है, पश्चिमी और ये जो जैसे कुवैत, यूएई, मस्कट, ओमान, इनसे भी परमिशन, क्योंकि उनको अपना एयर डिफेंस नेटवर्क भी बंद करना पड़ता है। कल जैसे हमने देखा कि कुवैत में गलती से कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकन F-15 विमान 3 को शूट डाउन कर दिया गलती से। तो ऐसा ना हो कि हमारा या दुनिया के यूरोपियन देश भी अपने हवाई जहाजों को भेज रहे हैं पैसेंजर सिविलियंस उठाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि वो वहां एंटर करे। और विद्रोही भी है, एक समस्या ये भी है। हाँ। ये अगर अटैक कर देता है तो उससे कौन बात करेगा?
एग्जैक्टली अभी जैसे हुती विद्रोही हैं, ज्यादातर यमन में हैं। हुती का गढ़ जो है दक्षिण यमन में है, सना के आसपास है। तो उस एरिया को टोटली नो फ्लाई जोन बनाया जाता है। नोटेम इश्यू होते हैं जिसमें विदेश मंत्रालय, सिविल एविएशन मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है कि एक एब्सोल्युटली नो गो जोन्स। देखिए जैसे ओमान में गया है, दिक्कत क्या है, हमारा जब विमान ओमान में लैंड कर रहा है तो जैसे ही हमारा विमान भारत से टेक ऑफ करके ओमान की तरफ जा रहा है तो जब हमारा विमान ओमान से 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर है, तभी ओमान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑफ करना पड़ता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स है। सर्विलेंस रेडार घूमते रहते हैं, लेकिन जितने मिसाइल गाइडेंस रेडार्स हैं उनको ऑफ करना पड़ता है। तो जो कमांडर होता है, जो COO चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास एक होता है नो फायर स्विच, वो मैन्युअली उसको ऑपरेट करते हैं। क्योंकि एक छोटी सी गलती हो गई और अगर एक सिविल एयरक्राफ्ट 200 पैसेंजर्स के साथ गिर गया तो ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी।